आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ वाणी। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। आइए आपको रूबरू कराते हैं, मिलवाते हैं और जानकारी, बारीकी से जानकारी आपको देते हैं कि क्या कुछ उनके दिमाग में चल रहा है। डिस्कस करते हैं उनके साथ में। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है सूरजपाल अम्मू जी, करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा के पूर्व प्रवक्ता, मीडिया कोऑर्डिनेटर, लोकसभा चुनाव से पहले ही भाजपा से इस्तीफा दिया है इन्होंने और इस वक्त करेंटली हरियाणा ओलंपिक संघ के वर्किंग प्रेसिडेंट है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद वाणी जी। तो क्या इजाजत है हमें आपके साथ सवालों के सफरनामे में आगे बढ़ने का? मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान के पत्रकारों को इजाजत लेनी चाहिए। ये फर्ज है सर, आप बड़े हैं तो हमारा फर्ज है आपसे इजाजत लें। आपका बड़प्पन है। तो सवालों के सफरनामे में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल मैं आपके ऊपर सीधा पूछना चाहूंगी, साधना चाहूंगी सीधा सवाल कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, करनी सेना का इसके प्रति क्या रुख है? करनी सेना का रुख, देखो वैसे तो करनी सेना एक सामाजिक संगठन है, एक जागरूक संगठन है जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम करने वाला संगठन है जी। और सामाजिक संगठन होने के नाते हमारा समाज के प्रति दायित्व बनता है कि समाज में जो गंदे लोग, जो भ्रष्टाचारी लोग, जो बेईमान लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनके विरुद्ध हम काम करें जी। हमारा सीधा सीधा एक नारा है, मोदी तुझसे बैर नहीं और मनोहर लाल जैसों की खैर नहीं। हमारा तो सिंपल सी बात है। हम लोगों ने हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी में, मैं निश्चित तौर पे प्रवक्ता रहा हूँ, कई साल रहा हूँ, 34-35 साल भाजपा में मैंने सेवाएं दी हैं जी। और भाजपा का मीडिया कोऑर्डिनेटर भी रहा हूँ जी। तो भाजपा से और संघ से बहुत कुछ सीखा है। परंतु आज हालात जो प्रदेश के बना दिए गए, मैं अभी देख रहा था एक सर्वे जी। कभी टाइम था मनोहर लाल को 42% लोग सीएम के रूप में पसंद करते थे एक सर्वे के अंदर। अभी किसी ने सर्वे कराया है उसमें 6% लोगों की पसंद मनोहर लाल रह गए हैं। कारण के ऐसे लोगों ने जो राजनीति में नए थे, जिनको राजनीति में आते ही अपना घर भरने की जल्दी थी, उन लोगों ने हरियाणा को 20 साल 30 साल पीछे पहुंचा दिया है। तो करनी सेना का ये दायित्व बनता है, एक कर्तव्य बनता है कि हम हर 90 के 90 विधानसभाओं में, हर विधानसभा में जाकर लोगों को जागरूक करें, उनको बताएं कि अच्छा कौन और बुरा कौन। अच्छा कौन और बुरा कौन, ठीक है सर, आपने ये सारी चीजें बताई। हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव चल रहा है इस पर क्या रूपरेखा है आपकी? निश्चित तौर पे हम लोग 90 के 90 विधानसभाओं में जाने वाले हैं। प्रत्येक जिले के अंदर हम लोगों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। हम लोग हर विधानसभा के अंदर जो ईमानदार, अच्छी छवि का प्रत्याशी होगा, निश्चित तौर पे उसके लिए हम लोग लोगों से अनुरोध भी करेंगे और मत प्रतिशत हरियाणा में बढ़े, क्योंकि 60, 62, 64% पे वोट प्रतिशत रह जाता है। तो करनी सेना का एक ये भी हम लोगों ने बीड़ा उठाया है कि हरियाणा के अंदर पोलिंग परसेंटेज बढ़े। तो ये कार्य भी हम पुनीत कार्य है जी। क्योंकि जब देश में लोकतंत्र सबसे बड़ा पर्व है, त्यौहार है, और इसके अंदर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घर से बाहर निकलकर वोट डालने के लिए उनको मोटिवेट करें, ये भी करनी सेना काम करने वाली है। तो निश्चित तौर पे हर हरियाणवी की, हर हिंदुस्तानी का ये दायित्व बनता है कि जब लोकसभा में या विधानसभा के अंदर जब ये चुनाव आए तो वो अपनी वोट को जरूर डालें। ये हम लोग करने वाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए। सूरजपाल, मेरा क्वेश्चन है कि मनोहर लाल तेरी खैर नहीं, क्यों, क्या कारण है? मनोहर लाल जी ने हरियाणा भारतीय जनता पार्टी का नुकसान किया है। मनोहर लाल खट्टर जी ने हरियाणवी का नारा लगाया, परंतु हरियाणा के अंदर किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करने का, हरियाणा के अंदर किसानों के ऊपर अत्याचार करने का जो सबसे बड़ा पाप किया है वो मनोहर लाल खट्टर की सरकार में रहा है। जाट आंदोलन के दौरान यहाँ पर नौजवानों के ऊपर गोलियां बरसाई गई, ये घिनौना पाप भी मनोहर लाल खट्टर ने किया है। और मुझे लगता है कि जो मनोहर लाल की टीम में 2-3 जो पैसे उगाने वाले लोग थे, एक फरीदाबाद का था, गुड़गांव का, समय आने पर उनका भी नाम मैं लूँगा, उनकी पोल खोलूँगा, उनके ऊपर भी ईडी के छापे पड़ने चाहिए। लूट मचाइए? लूट नहीं मचाइए साहब, डाके डालें, डाके।
और ऐसे डाके डालने वालों के, उस समय सूरजपाल कहाँ थे? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, उस समय सूरजपाल भाजपा में थे, परंतु पार्लियामेंट के चुनाव से पहले मुझे लगा कि अब भारतीय जनता पार्टी में कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। हम लोगों ने अपना इस्तीफा पार्लियामेंट से पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब को सौंप दिया। लूट कितनी लूट? हरियाणा को किसने लूट लिया? मैं कहता हूँ हरियाणा को जिस प्रकार से दोनों हाथों से लूटने वाले मनोहर लाल खट्टर, उनके चंगू मंगू, दो नाम बोल रहा हूँ मैं, चंगू मंगू, नाम का खुलासा कर दो। कोई बात नहीं, धैर्य रखो चौहान साहब, समय आने पर वो भी बताऊंगा। उन चंगू मंगू ने जिस प्रकार से आज जिनको जो घर पे किराए पर रहा करते थे यहाँ पर गुड़गांव में और फरीदाबाद में, जो केबल नेटवर्क का काम किया करते थे, आज वो यहाँ पर सबसे बड़े उगाही सेंटर बन गए हैं। उनके घरों पर ब्रीफकेस जाते हैं। वो लोग कौन थे? मनोहर लाल जी के चेहरे थे। आज उन्हीं मनोहर लाल जी के कारण जो भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता था जी, उस निष्ठावान कार्यकर्ता को घर बिठा दिया। जिस निष्ठावान कार्यकर्ता को टिकट देनी चाहिए थी, उनकी टिकट काट दी गई। पहली बार हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र के अंदर, हरियाणा के अंदर 24 घंटे के अंदर टिकट बंटवारे के तुरंत बाद जो पहली लिस्ट आई तो 250 लोगों ने इस्तीफा दिया पदाधिकारियों ने। जब दूसरी लिस्ट आई फिर 150 लोगों ने इस्तीफा दिया। 400 पदाधिकारियों ने, उम्मीदवारों ने भारतीय जनता पार्टी से अपने पदों से और मंत्रियों ने इस्तीफे सौंपे हैं। और मुझे लगता है उसका सबसे बड़ा अगर कोई अपराधी है तो मनोहर लाल खट्टर और उनकी टीम। मनोहर लाल खट्टर से इतनी बेरुखी क्यों? आखिर क्या ऐसा हो गया है? क्या आप लोग इस तरीके से निशाना साध रहे हैं? करनी सेना क्या कहना चाहेगी एकजुट होकर? मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ जी, यही मनोहर लाल खट्टर थे जिन्होंने हरियाणा में करनी सैनिकों के ऊपर लाठी चलवाई। अच्छा, यही मनोहर लाल खट्टर थे करनी सैनिकों के ऊपर मुकदमे दर्ज कराए। यही मनोहर लाल खट्टर थे जिन्होंने राजपूत समाज के ऊपर कैथल के अंदर लाठियां चलवाई। यही मनोहर लाल थे जिन्होंने पंचकुला के अंदर राजपूतों के ऊपर लाठी चलवाई। यही मनोहर लाल थे राम रहीम को बार बार बेल देकर और वहाँ उनके चरणों पे जाकर लंबे होने का काम इसी मनोहर लाल ने किया। रामपाल, एक संत रामपाल होता था ढोंगी, उसके साथ भी इन्होंने गठबंधन किया और अब उसको छूट दिला रखी है। यही मनोहर लाल थे जिन्होंने हरियाणा के अंदर, मेवात के अंदर, जहाँ पर 6 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई दंगों के दौरान, उन्हीं के घर जाकर उनके आंसू पूछे। परंतु जिनके 6 बच्चे मार दिए गए थे दंगों के दौरान, इन्होंने उनके घर पर, उन दंगाइयों के घर तो चले गए, परंतु जिनके बच्चे मरे, जिनके बच्चों को मारा गया, उनसे मिलना नहीं हुआ, ना ही कंपनसेशन जो उनको उनके बच्चों को देना चाहिए था, इसी मनोहर लाल जी की सरकार में उनको नहीं दिया गया। तो मुझे लगता है हरियाणा का सबसे बड़ा, अगर कोई हरियाणा में सबसे बड़ा निरंकुश, और मैं कहूं कि जिसको हरियाणा की जनता ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया मुख्यमंत्री, अगर उसका नाम था तो मनोहर लाल। मैं बेड़ागर क्या कहूंगा, उनके कर्मों ने हरियाणा को बहुत पीछे पहुंचा दिया। अगर इस तरीके का भाव उनके अंदर नहीं है कि जो फैमिली लॉस हुआ है जिसको भी, और वो मिलके नहीं आ रहे हैं, तो ये तो बहुत ही मतलब एक निर्दय भाव हो गया ना। देखो निर्दयी तो ये इसलिए भी हैं कि इन्होंने किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई, जाट आंदोलन में गोलियां चलवाई, कहाँ के तानाशाह हो गई। हरियाणा के अंदर तो आप कहाँ, तो मेरे देश के प्रधानमंत्री ने हरियाणा को बहुत महत्व दिया है। मैं नरेंद्र भाई मोदी का बड़ा सम्मान करता हूँ, परंतु उनके द्वारा भेजा गया एक व्यक्ति मनोहर लाल खट्टर, जिसने हरियाणा के अंदर जितनी गुंडागर्दी, जितनी तानाशाही और भाजपा के कार्यकर्ताओं को, भाजपा के विधायकों को, कुछ 6-7 विधायकों ने समर्थन दे रखा था। आज गोपाल कांडा अभय चौटाला के साथ चले गए, नैनपाल रावत को गोली देते रहे, उनकी टिकट काट दी गई। एक मेरा रणधीर गोरण मेरा दोस्त हुआ करता था, इंडिपेंडेंट एमएलए, उसको निपटा दिया। एक सोमवीर सांगवान होते थे, उनको निपटा दिया। जिन जिन लोगों ने बुरे वक्त में मनोहर लाल का साथ दिया, क्योंकि इनके तो 40 विधायक आए थे, उन 7 लोगों को भी इन्होंने धोखा दिया, उनका मिसयूज किया। यूज एंड थ्रो, पॉलिटिक्स में एक वर्ड है यूज एंड थ्रो, यूज किया और फेंक दिया। अच्छा, इन्हीं मनोहर लाल जी ने क्या किया साहब, जेजेपी से गठबंधन किया, जेजेपी का विधायकों को खा गए। कैसी डेमोक्रेसी है? क्या यही स्पष्टवादिता है क्या? भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जहाँ तक मैं जानता हूँ, हम पंचनिष्ठाओं वाली भारतीय जनता पार्टी को जानते हैं। हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा दिए गए जो सिद्धांत हैं उनको मानने वाली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं। परंतु अब भारतीय जनता पार्टी में निश्चित तौर पे कुछ लोगों ने
अपनी मर्जी से तानाशाही वाला रवैया अपना लिया है, जिसके कारण हरियाणा 20-25 साल पीछे चला गया। आपने सर, जैसे बेरुखी की अभी बात सुनी, मेवात जी। में दंगे का दोषी कौन? निश्चित तौर पे मामन खान पहला। दूसरा, विश्व हिंदू परिषद में एक सुरेंद्र जैन नाम का एक पदाधिकारी है, किसी में नाम लेने की हिम्मत नहीं है, मैं कह रहा हूँ। आपने मेवात के भाईचारे को बिगाड़ा है। सुरेंद्र जैन विश्व हिंदू परिषद के बहुत बड़े नेता हैं, जी। बड़ा अच्छा लेक्चर देते हैं, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, परंतु सुरेंद्र जैन वहाँ पर भिन्न भिन्न जिलों के लोगों को इकट्ठा करके वहाँ यात्रा पे ले गए और वहाँ पर ये नहीं सोचा कि जो आप प्रशासन को जो आपने संख्या बताई थी उससे कहीं अधिक संख्या वाले लोगों को वहाँ ले गए और वहाँ पर गोलियाँ चली, पत्थर बरसे, माताओं बहनों के साथ दुराचार हुआ। उसमें 2 प्रकार के लोग दोषी हैं। सरकार कहाँ थी? सरकार अगर जागी होती तो क्या 6 लोगों की हत्या हो जाती? क्या मनोहर लाल ही थे मुख्यमंत्री? मैं आपसे कह रहा हूँ, बिल्कुल निश्चित तौर पे मनोहर लाल जी थे। ये जो सारे जघन्य कांड हुए हैं, जितने षड्यंत्र हुए हैं, जितना भाईचारा प्रदेश का बिगड़ा है, जाति पाति में बंटने वाला ये प्रदेश नहीं था। हमारे जैसे लोगों की बुद्धि को भ्रष्ट करने वाले ये लोग हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब के पीछे एक व्यक्ति है जिसका खामियाजा आज भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री की रैली में भीड़ ना आना, मनोहर लाल का वहां पहुंचना नहीं, ना उनका फोटो हाँ लगाना, ये हाँ, मैं देखो, मैंने कल देखा प्रधानमंत्री जी के साथ बहुत सारे लोग खड़े थे। अनिल विज खड़े थे, ज्ञानचंद गुप्ता खड़े थे, नायब सैनी खड़े थे, बड़ौली खड़े थे, सुधा खड़ा था, पानीपत वाले खड़े थे, ये सारे लोग खड़े थे, परंतु मनोहर लाल जी मंच से गायब थे। क्या खट्टर खटारा हो गए? क्या खट्टर खटारा हो गए? क्या अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझ में आ गया? क्या देश के प्रधानमंत्री को एहसास हो गया कि खट्टर इस मंच के काबिल नहीं है? मुझे लगता है उनको केंद्रीय पद से भी पदमुक्त करना चाहिए। ये मैं मनोहर लाल जी के लिए कह रहा हूँ। मनोहर लाल खट्टर जैसा व्यक्ति बिल्कुल भी केंद्रीय कैबिनेट में नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों की जगह नहीं है जिन्होंने हरियाणा का बेड़ा गर्क किया। हम लोग भारतीय जनता पार्टी में 2 सीटें, 5 सीटें, 11 सीटें, 12 सीटें आया करती थी। हम नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर पहली बार सत्ता में आए पूर्ण बहुमत के साथ। दूसरी बार हम 40 सीटों पर आए, परंतु आज मनोहर लाल जी के कारण हम लोग 2 अंकों का आंकड़ा छू जाए, ये मेरे को लगता है। इसमें भी मुझे लगता है कुछ ना कुछ चमत्कार होगा। तो मुझे नहीं लगता इनकी 10-12 सीटों से ऊपर आ रही। सूरजपाल जी, क्या कारण रहे, क्या बीजेपी की मजबूरी थी मनोहर लाल को दोबारा सीएम बनाने की? देखिएगा, मैं समझता हूँ प्रदेश के अंदर में सबको पता है कि मेरी दोस्ती किसके साथ है। प्रदेश में आज मैंने जब रामविलास शर्मा की आंखों में आंसू देखे, उस रामविलास शर्मा की आंखों में आंसू इमरजेंसी के टाइम में बंसीलाल, जब इंडिया वो कहते हैं ना, वो इमरजेंसी के 3 दलाल, उसमें एक बंसीलाल भी थे। उसी बंसीलाल ने रामविलास शर्मा के ऊपर जो यातनाएं उनके ऊपर बरसाई, जो यातनाएं दी, उनके पजामों के अंदर वाणिज्य चूहे छोड़ दिए गए, लाठियां बरसाई गई, उनको मारा पीटा। आज वो व्यक्ति जो 5 बार का विधायक रामविलास शर्मा, उसी रामविलास शर्मा को जो भारतीय जनता पार्टी का 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहा, जिसने पूरे हरियाणा के एक गांव को, एक शहर कस्बे को घूमा हुआ है, भाजपा को खड़ा करने वाला रामविलास शर्मा है। उस रामविलास शर्मा की टिकट को कटवाने वाला भी एक व्यक्ति है, उसका नाम है मनोहर लाल खट्टर, जिसने ये पाप किया है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मनोहर लाल जी आपको बद्दुआएं देगा, आपको पाप वो लगेगा। पंचलाइन जो एक बार आपने फिर से दोहरा दीजिए। मोदी तुझसे बैर नहीं और मनोहर लाल जी आपकी खैर नहीं। जी, मनोहर लाल जी की खैर नहीं। हरियाणा, अब तो हरियाणा से कोई लेना देना नहीं है उनका, बताया जा रहा है कि अरे जब लेना देना नहीं है भाई, इसके कहने से टिकट क्यों बांट दी? मैं सीधी हरियाणा में बोल रहा हूँ। जब आपका मतलब नहीं, जब कोई लेना देना नहीं, तो फिर टिकट बंटवारा मनोहर लाल के कहने से क्यों? क्या आपकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ सेटिंग होगी क्या? क्या आपने वॉक ओवर दे दिया क्या? मनोहर लाल के समर्थक कहते हैं कि इंद्रजीत ने पार्टी को हाईजैक कर लिया और उनकी वजह से ही टिकट वितरण हुई है। देखिएगा, इंद्रजीत के अंदर भी चौधरी वीरेंद्र सिंह का खून है। चौधरी वीरेंद्र सिंह, राव वीरेंद्र सिंह का खून है। राव वीरेंद्र सिंह के मैं बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। राव इंद्रजीत भी इस बार कैसे पार्लियामेंट का चुनाव जीते हैं उनको पता है, और हमको पता है, और जनता को पता है। ये तो लोग अपने लोगों को टिकट दिलाने के लिए अपनी बेटी को टिकट दिला दिया टैली से
क्या कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था वहाँ पर? क्या रेवाड़ी के अंदर कोई और कार्यकर्ता नहीं था क्या? मतलब टिकटों का वितरण इन्होंने सेटिंग करके किया है। ऊपर के नेताओं को मैंने बहुत पहले भी इंटरव्यू में कहा है और फिर दोबारा कह रहा हूँ, इन लोगों ने आपस में सेटिंग करके बगैर संगठन की मर्जी के, बगैर संगठन के लोगों से सलाह लिए। संघ परिवार में एक बहुत बड़ा नेटवर्क है ग्राउंड लेवल पर। मुझे नहीं लगता इन्होंने उस स्तर पर जाकर कोई सर्वे किया और टिकट वितरण उस तरीके से हुआ। इन्होंने टिकट वितरण में गुंडागर्दी की है। कुमारी शैली कांग्रेस में कुमारी शैलजा जी का भी कहना यही था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे सीधा निशाना साध रही है कि ये सारी पॉलिटिक्स चल रही है, कांग्रेस की टिकट भी इसी तरीके से जो हुआ है, गड़बड़ाया है मामला सारा। तो ये इनमें जो आप बता रहे हैं वो सही बात है, आप ही की बात को बढ़ाना। देखो जी, मुझे इतना पता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आने वाला मुख्यमंत्री हरियाणा का जी। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, ना मैं किसी का समर्थक हूँ जी, परंतु सीधा सीधा आज की डेट में जी। जो प्रदेश के अंदर जो आने वाला मुख्यमंत्री है वो भूपेंद्र हुड्डा है और हरियाणा का सबसे बड़ा चेहरा दीपेंद्र हुड्डा निकल के आ रहा है जी। आज चाहे शैलजा बोले चाहे सुरजेवाला बोले, उनके पल्ले कुछ नहीं है। ये तो सीधा सीधा जिस व्यक्ति ने हरियाणा के अंदर आज की डेट में अपने टिकट वितरण में अपना जलवा दिखाया, उसका नाम भूपेंद्र हुड्डा है। भारतीय जनता पार्टी के टिकट वितरण में गड़बड़ हुई है, ऊपर वालों को रिपोर्ट सही नहीं दी गई है, परंतु हुड्डा साहब ने एक एक टिकट को बड़े सोच समझ के दिया है। मुझे लगता है कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से इस चुनाव में ज़्यादा हावी रहेगी और सीटें भी बहुत अधिक लेने वाली है। मुझे ऐसा करनी सेना का क्या रुख रहेगा राजनीति में और खासकर हरियाणा प्रदेश को? 22 के 22 जिलों में जहां हमें लगता है हमारे को लोग बुलाएंगे, करनी सैनिक बुलाएंगे, वहां जाकर हम निर्णय लेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और करनी सेना इस बार हरियाणा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। हम लोग चुनाव लड़ने में नहीं, लड़ाने में विश्वास करते हैं। अच्छे लोग डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में कैसे चुनकर आगे जाएं, अपने क्षेत्र का विकास कैसे करें, अपने हरियाणा का नाम कैसे रोशन करें, ऐसे लोग विधानसभा में चुनकर जाना चाहिए। ऐसा हम लोगों ने तय किया। राजपूत और ब्राह्मण समाज को कहाँ देखते हैं बीजेपी में? मुझे ऐसा लगता है 3 सीटें इन्होंने राजपूतों को दी है। एक वो श्याम सिंह राणा है, वो उस बेचारे को ना सुनाई देता ना दिखाई देता, वो भी गया। एक संजय सिंह है, वो सोना से मंत्री हुआ करता था, उसकी ऐसी मट्टी पलीत करी है, उसको नूह भेज दिया। उसका नूह से क्या मतलब है? नूह में वो प्योर मोमडन सीट है और वहाँ पर चौधरी आफ्ताब खान और जाकिर के लड़के की टक्कर है, वहाँ पर इन्होंने संजय सिंह को फंसा दिया। तीसरी एक राजपूत को टिकट दिया, योगेंद्र राणा है, करनाल से, असंत सीट से वो चुनाव लड़ रहा है। मुझे लगता है वो गोगी के सामने चुनाव लड़ रहा है। गोगी बड़े मजबूत आदमी है, पूर्व विधायक है, वर्तमान में विधायक है कांग्रेस के। तो मुझे लगता है इन्होंने ना मगरमच्छ के मुंह में वो तीनों के तीनों राजपूतों को डाल दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार राजपूत समाज के साथ धोखा किया है, चीटिंग की है और इसके पीछे एक दिन जब साजिश से पर्दाफाश होगा तो इसमें मनोहर लाल खट्टर का हाथ पाएगा। अरे मनोहर लाल जी हमसे नाराज़गी थी, हमारे लोगों के साथ ऐसा क्यों किया? पिछली बार 5 सीटें थी, शशि परमार बेचारा रोता रोता चला गया। अब मैं कह रहा हूँ अगर तोशाम की जनता सुन रही है तो भैया किसी को वोट दे देना, श्रुति चौधरी को मत देना। अगर रादौर के लोग सुन रहे तो मैं कहूँगा वो शरीफ सा आदमी है, देख लेना भैया, जैसा भी है टूटा फूटा, उसको देख लेना। इन्होंने जानबूझ के ऐसी प्लानिंग करी है कि राजपूत समाज को नीचा दिखाना। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा कोर वोटर अगर रहा है तो राजपूत समाज रहा है। एक बात, ब्राह्मण समाज को पूरा सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मोहनलाल बड़ौली मेरे मित्र हैं और वो इस बार राई से चुनाव नहीं लड़ रहे, वहाँ से कृष्णा गहलावत चुनाव लड़ रही है। करनी सेना वहाँ पर जिसको चाहेगी जिताएगी, जिसको चाहेगी हराएगी। ये ध्यान देना आप जरा, मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ। राय विधानसभा के अंदर करनी सेना निर्णायक भूमिका निभाने वाली है। फरीदाबाद विधानसभा के अंदर करनी सेना निर्णायक भूमिका निभाएगी। सोना विधानसभा के अंदर करनी सेना निर्णायक भूमिका निभाएगी। गुड़गांव बादशाहपुर के अंदर भी करनी सेना निर्णायक भूमिका निभाने वाली है। पलवल के अंदर भी हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। मेवात के अंदर भी करनी सैनिक अपनी ताकत दिखाएंगे, चाहे रेवाड़ी हो चाहे महेंद्रगढ़ हो, हम लोग कहीं चुप नहीं बैठेंगे। हाँ, राव वीरेंद्र सिंह के सुपुत्र जो बहुत घमंडी हैं, राविंदरजीत सिंह, उनके घमंड को कैसे नीचे करना है अटेली विधानसभा के अंदर करनी सेना उनको दिखा देगी। जिस समय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे
उस समय मुकदमे दर्ज हुए थे राजपूत समाज पे, वो मुकदमे आज तक चल रहे हैं। सूरजपाल हम उस समय भाजपा में प्रवक्ता थे, क्यों नहीं वापिस हो पाए? मैं स्वयं जेल में गया था उस समय पद्मावत आंदोलन के दौरान। मैंने कभी भौंडसी जेल देखी नहीं थी, देख के आया, क्योंकि हमारे बुजुर्गों की ज़मीन है, परिवार की ज़मीन है। जेल अंदर से कैसी बनी देखी नहीं थी। अडवाणी जी के साथ इनॉग्रेशन के टाइम पे गया था जेल के, परंतु मनोहर लाल जी की मेहरबानी से कई दिन जेल में रह के आया। मेरे अलावा ऐसे 88 लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, कई जिलों में दर्ज हुए, परंतु मनोहर लाल जी चाहते नहीं थे वो मुकदमे वापस लिए जाएँ। हरियाणा की जनता को हम पहले भी कह चुके हैं, मनोहर लाल जी आप जुल्म करो, हमारी छाती बड़ी मजबूत है, हम लोगों ने समय आने पर आपको जवाब दे दिया था, अभी भी देंगे। कारण कि इन सब का दोषी मैं एक ही व्यक्ति को बार बार कह रहा हूँ, अभी भी हमारे पीछा नहीं छोड़ रहे। अभी भी दिल्ली बैठकर इनकी आत्मा हरियाणा में भटक रही है। अभी भी कई गुड़गांव के अंदर जो इन्होंने टिकट वितरण के अंदर बुरा हाल किया है, गुड़गांव के अंदर कमाल कर दिया है टिकट वितरण। सुधीर सिंगला की टिकट काट दी, जिसके फादर सीताराम सिंगला ने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया था। बादशाहपुर से मनीष यादव जो चुनाव लड़े थे, उसको पता नहीं कहाँ प्रदेश अध्यक्ष होता था यूथ बीजेपी का, कहाँ गए मनीष यादव, कहाँ गई गार्गी कक्कड़, कहाँ गए बोधरा सीकरी, बेचारे उठाए डोलते थे पता नहीं क्या क्या। सोना के अंदर भारतीय जनता पार्टी का हमने कहा कि वोकल फॉर लोकल, सोना के स्थानीय व्यक्ति को टिकट दिया जाना चाहिए। एक वो दे दिया, वो एक बीमार से आदमी को, तेज पालता को टिकट, कहाँ से? अरे तुमने अगर पैसे लेके टिकट बांटनी थी तो पहले बता देते, अभी इतना रेट रखा है हम लोगों ने। इन्होंने जानबूझ के कुछ सीटों पर हारने वाले प्रत्याशियों को उतारा है, जो कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, केंद्र में बैठे नेताओं को धोखे में रखा। डिजर्विंग जो थे उनको नहीं, डिजर्विंग कार्यकर्ता को देते, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, परंतु आप लोगों ने परोस कर थाली कांग्रेस के सामने रख दी। आपको क्या दुख है? अब आप तो बीजेपी में नहीं है। भैया मैं हरियाणा का नागरिक हूँ, हरियाणा में हूँ, बीजेपी में नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने जीवन दिया है भाजपा में, दिया, अब नहीं है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैंने सिद्धांतों की राजनीति की है गणेश जी, और मैंने सिद्धांतों की राजनीति की है तो निश्चित तौर पे जो व्यक्ति बीजेपी को खराब कर रहा है उसके खिलाफ ना बोलूँ क्या मैं? क्यों चुप रहूँ भैया, क्यों चुप रहूँ? क्यों ना एहसास कराऊँ ऊपर के नेताओं को? आपके चैनल को दुनिया देखती है, हजारों लाखों लोग आपको डेली देखते हैं गणेश जी, आप वाणी को सुनते हैं, आपको सुनते हैं, आपके चैनल को देखते हैं, फिर क्यों ना मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात पहुँचाऊँ? जो गुनाहगार हैं, भाजपा में चुनाव के जीतने और हारने के बाद एक समीक्षा होती है, समीक्षा के अंदर कहीं ना कहीं तो गुनाहगारों को बिठाया जाएगा। चुनाव तो 5 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमें तो रिजल्ट नजर आ रहा है। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को इसकी जानकारी नहीं थी? क्योंकि आप जेपी नड्डा के भी काफी नजदीक है। देखो जहाँ पर आप बैठे हो, इस प्रांगण का मुहूर्त माननीय जगत प्रसाद नड्डा जी ने किया था। मैंने 1989-90 से लेके अनिल विज साहब के नेतृत्व में यहाँ पर राजनीति शुरू की थी, युवा मोर्चा की। उस समय नड्डा साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। मेरा एक संगठन के नाते एक प्यार रहा है, एक कार्यकर्ता के नाते उनके साथ एक समर्पण रहा है। निश्चित तौर पे अब भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं, अब सम्मान चापलूसों का, चमचों का, चाटुकारों का होता है। हम जैसे पुराने कार्यकर्ताओं को अब पुराना कर दिया इन्होंने, क्योंकि अब खट्टर साहब ने पार्टी को खटारा करने का ठेका ले लिया। आपने अनिल विज का नाम लिया, उनका हरियाणा में सम्मान भी है, क्यों नहीं उनको मुख्यमंत्री बनाया? क्या कारण रहे उनका? पैसे का कारण रहा या क्या रहा? मैं इतना ही कहना चाहूँगा, वो बहुत शरीफ और ईमानदार आदमी है। जिस आदमी ने पूरे 10 साल मंत्री रहते हुए चंडीगढ़ में कभी कोठी नहीं ली, कभी सरकारी जो फ़ायदे हैं उनका कभी सदुपयोग नहीं किया, जिस अनिल विज ने हज़ारों 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 हज़ार लोगों का जनता दरबार लगाया रात के 2-2 बजे तक, उस अनिल विज को भी मनोहर लाल जी ने डीमोरलाइज करने का काम किया। मनोहर लाल जी ने उनको भी भारतीय जनता पार्टी में धकेलने का काम किया। परंतु अनिल विज जैसी पर्सनालिटी, अनिल विज जैसे सिद्धांतवादी नेता, मैं कहूँगा ऐसे नेता जो जनप्रिय नेता हैं, उनको पीछे धकेलना बस की नहीं है। 6 बार के विधायक हैं, 7वीं बार विधायक चुनने जा रहे हैं। मैं अम्बाला की जनता से कहूँगा, आप बड़े किस्मत वाले हैं कि आपको अनिल विज जैसा 7वीं बार विधायक चुनने का मौका मिल रहा है। क्या अनिल विज पे भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व को विश्वास नहीं था?
देखो ये तो बड़े लोगों की बड़ी बात है साहब, मुझे आप कहाँ आप बात, नड्डा के साथ, आप नड्डा के कनेक्ट है, आप नड्डा से मिलते जुलते देखो ऐसा है कि मैं एक बात जानता हूँ, मनोहर लाल खट्टर ने जो हरियाणा की छवि केंद्र में बनाई हुई थी, निश्चित तौर पे उसका नुकसान स्वयं मनोहर लाल खट्टर कर गए, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर के जो सलाहकार थे, चाटुकार लोग थे, चापलूस लोग थे, जिनका मकसद केवल मात्र हरियाणा को लूटने का था, वो मनोहर लाल जी ने काम कर लिया। नायब सैनी बहुत अच्छे सीधे सरल स्वभाव के मुख्यमंत्री उन्होंने बना दिए। नायब सैनी मेरे साथी रहे हैं, मेरे साथ अनेक पदों पर युवा मोर्चे में भाजपा में रहे हैं, बहुत स्वीट है, बहुत अच्छे हैं, बहुत मीठा बोलते हैं, परंतु बदकिस्मती उनकी खेल खत्म। सूरजपाल जी, पहले मनोहर लाल खट्टर लोकसभा में कहते थे कि 5 तारीख 4 का चुनाव, 4 को रिजल्ट, 5 का आने के बाद इन अधिकारियों को सुधार दूंगा। अब वही भाषा मुख्यमंत्री, कार्यकारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि 8 तारीख के बाद इनकी चूड़ी कस दूंगा। चूड़ी क्या होती है? प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर दबाव डालकर गलत काम कराना मनोहर लाल जी का व्यवहार रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, IAS IPS ऑफिसर, HCS HPS ऑफिसर, भारतीय जनता पार्टी का एम्प्लॉय नहीं है। वो एक डेमोक्रेसी का हिस्सा है, अभिन्न अंग है। ये मनोहर लाल जी का किसी मुख्यमंत्री का ये वो नहीं है, दादागिरी नहीं है कि वो जिसको चाहेंगे चूड़ी चढ़ा देंगे। और जब अधिकारियों ने चूड़ी चढ़ानी शुरू करी, बर्तन भांडे बिक जाएंगे। इसलिए अधिकारियों का सम्मान करना चाहिए। अधिकारी चेयर के साथ हैं, अधिकारी व्यक्ति के साथ नहीं है। और मुझे लगता है जब अधिकारियों के ऊपर दबाव डालकर गलत काम कराए जाते हैं। हाँ, एक मैं आपके चैनल पर एक बात कह रहा हूँ, सरकार हरियाणा में मुझे लगता है बदलने जा रही है। मनोहर लाल खट्टर जी को जेल जाना पड़ेगा, या मेरी बात लिख लीजिएगा। कारण कि जिन अधिकारियों को धमका रहे हैं, जिन अधिकारियों से वो गलत काम कराना चाह रहे थे, निश्चित तौर पे आने वाला समय उनको भुगतना पड़ेगा। उन्हीं को जाना पड़ेगा या लूट खसोट वाले को भी जाना पड़ेगा? निश्चित तौर पे जो जिन्होंने हरियाणा के अंदर लूट खसोट मचाई है, उन सभी को जेल के अंदर होना चाहिए। भ्रष्टाचारियों को बाहर रहने का अधिकार नहीं। आप आम आदमी पार्टी को कहाँ देखते हैं हरियाणा में? मैं आपको सच बताऊं, सारे जेल से निकल आए। मैं देखो, मुझे इतना पता है कि सिसोदिया हैं उप मुख्यमंत्री, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, संजय सिंह को जानता हूं, केजरीवाल साहब को, अन्ना हजारे के समय मैंने बहुत क्लोजली उनको फॉलो किया था। परंतु मुझे लगता है कि अब आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ है वो मुझे नहीं लगता कि स्टेबल है, वो अब नीचे की ओर जा रहा है। परंतु हरियाणा का लाल है, केजरीवाल है, तो निश्चित तौर पर हरियाणा में आएंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। अभी 15 दिन है, देखो 15-20 दिन के मनोहर लाल अंदर भी हरियाणा के लाल थे। लाल तो देवी लाल भी थे, भजन लाल भी थे, बंसी लाल भी थे। इन लालों ने कैसे हरियाणा को लाल लाल किया है तो ये सब जानते हैं। हाँ, मनोहर लाल जी ने आजकल काला चश्मा लगा लिया है क्योंकि अब नज़र में डालने लायक स्थिति नहीं रही। तो लाल कई प्रकार के थे। करनी सेना का क्या स्टैंड हरियाणा में? निश्चित तौर पे हम लोग कैंडिडेटों को देखेंगे, वो कौन सी पार्टी से, उससे हमारा मतलब नहीं। वो कैंडिडेट अच्छा हो, अच्छी छवि का हो, और निश्चित तौर पे ऐसे अच्छी छवि के लोग विधानसभा में पहुँचे, ये करनी सेना का दायित्व है। हम लोग उस पर ध्यान देंगे। तो ये हमारा जी अंतिम सवाल, क्या करनी सेना प्रदेश में भाजपा के विरोध, भाजपा में जो मनोहर लाल के समर्थक चुनाव लड़ रहे हैं उनका विरोध करेगी, या धरातल पे जो मनोहर लाल खट्टर जी ने नुकसान किया है उसको फोकस करेगी? देखिएगा, मनोहर लाल खट्टर ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नीचा दिखाया है। मनोहर लाल खट्टर ने भारतीय जनता पार्टी का नुकसान किया है। भारतीय जनता पार्टी से ना मेरी कोई लड़ाई है, ना मेरी कोई जंग है, ना मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं एक हरियाणा का नागरिक होने के नाते मुझे सच बोलने का अधिकार है। मैं सच बोल रहा हूँ, जहाँ भी मेरा दाव लगेगा वहाँ बोलूँगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अगर हरियाणा भाजपा यहाँ पर लूज़ करती है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण सबको पता है, एक ही है, मनोहर लाल खट्टर। मैं फिर कह रहा हूँ, कमल का फूल हमारी भूल का नारा हमने राजस्थान में लगाया था। मैं नहीं चाहता
किस प्रकार के नारे करनी सेना लगा है। हम अभी देख रहे हैं, कैंडिडेट्स को देख रहे हैं, कौन कौन सी पार्टी के कौन कौन सी विधानसभा में अच्छे कैंडिडेट हैं। तो मुझे लगता है कि जो कैंडिडेट अच्छा होगा वो किसी भी दल का हो, हम उसको सपोर्ट करने में चूकेंगे नहीं। और भ्रष्टाचारी और बेईमान और गिरे हुए कैंडिडेट जो भ्रष्टाचार में डूबे पड़े हैं, जिनके खिलाफ मुकदमे हैं वगैरह वगैरह हैं, ऐसे लोगों को हम लोग चुनाव में उनका बहिष्कार करेंगे, उनका विरोध करेंगे और जल्द पड़ी तो उनके विरोध में जाकर हम घर घर जाकर प्रचार भी करेंगे उनके विरोध। करनी सेना और भाजपा आमने सामने होगी? मैं भारतीय जनता पार्टी के ना सामने था ना हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत सम्मान करता हूँ, कारण कि मैंने उसको अपने खून से सींचा है। निश्चित तौर पे मैं आज भाजपा के पदों पर नहीं हूँ, परंतु एक कष्ट होता है जब मैंने अपना परिवार नहीं देखा, अपना व्यापार नहीं देखा, अपने बच्चे नहीं देखे, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी देखी। और उसी भारतीय जनता पार्टी में आज कुछ लोग अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं, अपने तरीके से भारतीय जनता पार्टी को चलाना चाह रहे हैं। तो निश्चित तौर पे मेरे जैसे समर्पित पुराने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक को सोचना पड़ेगा। सूरजपाल अम्मू जी, आने वाली 5 तारीख के लिए क्या रखना चाहेंगे जनता जनार्दन के लिए जो आपको देख रहे हैं लाइव? ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें। 80% अगर आपने वोट अपने अपनी विधानसभा के अंदर 85% डाल दी तो बेईमान भ्रष्ट नेता भाग जाएंगे हरियाणा छोड़ के। जी। हम लोग वोट नहीं डालते, वोट ज़्यादा से ज़्यादा डालें। करनी सेना की डिमांड है, ये रिक्वेस्ट है, एक अनुरोध है, आप अपना वोट अवश्य करें। उस दिन पिकनिक बनाने के लिए कहीं बाहर ना जाएं, पहले वोट बाद में कहीं और जाना। मोदी जी का एक नारा है, पहले मतदान फिर बाद में जलपान। तो निश्चित तौर पे मतदान पहले होना चाहिए, जलपान बाद में होना चाहिए, और कहीं घूमने जाना है तो उसके बाद जाना चाहिए। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि भ्रष्टाचारी बेईमान व्यक्ति विधानसभा ना पहुँचे। ये भी हरियाणा के करोड़ों मतदाताओं को तय करने का अधिकार चुनाव आयोग ने दिया है, लोकतंत्र ने दिया है। तो निश्चित तौर पे अच्छे लोग चुनकर जाएं, अच्छी सरकार बने, हरियाणा का नाम आगे बढ़े। हरियाणा खेलों में, खेतीबाड़ी में बहुत नाम कमा रहा है, उद्योगों में, बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में हरियाणा का नाम विश्व के अंदर जाना जाता है। तो मेरे हरियाणा का नाम तभी और आगे जाएगा जब अच्छी सरकार चुनकर आएगी। तो ये हमारे साथ सूरजपाल अम्मू जी, करनी सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष। इनका मार्गदर्शन आप लोगों ने जैसे कि सुना है, पूरा लाइव इन्होंने जिस तरीके से आप लोगों को मार्गदर्शन दिया है आने वाली 5 तारीख के लिए भी और आप लोगों के अच्छे आने वाले फ्यूचर के लिए भी। चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमारे को समय देने के लिए। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। फिर से हम चाहेंगे कि आपका समय हमको मिले, इसी तरह मार्गदर्शन आप देते रहिएगा हमारे चैनल के माध्यम से। थैंक यू जी। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।